everyone, today we are going to start new chapter, chapter 4th, moving charges and magnetism. Okay, प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस जो टॉपिक्स थे हमारे पास चैप्टर्स थे उनमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि उसमें हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल था वो क्या रहा, किसमें रहता था, रेस्ट में था। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो चार्ज पार्टिकल है वो अपने मोशन में है। और इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर था आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी कब बनती है, जब चार्ज पार्टिकल आपके पास क्या हो, मोशन में हो, तभी करंट फ्लो होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का दोनों का एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है। किस तरह से क्लोज रिलेशन है ये आप 10th क्लास में भी पढ़ा था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था कि कोई वायर है हमारे पास, क्या है, कोई वायर है, और उस वायर में यदि करंट फ्लो होता है और हम यहाँ पे रखते हैं एक मैग्नेटिक नीडल, तो जब इस वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो इस मैग्नेटिक नीडल में क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन शो होगा। और फिर हमने पढ़ा था कि यदि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें स्ट्रेंथ का भी पढ़ा था कि करंट की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उससे भी इसके डिफ्लेक्शन पे क्या होता था, फर्क पड़ता था। राइट, अब उसके बाद हम इसमें पढ़ रहे हैं ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, भी यही है आपका कि ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या है हमारे पास, हमने क्या क्या चीजें कंसीडर की है, एक बैटरी है, की है, रियोस्टेट है, और ए भी हमारे पास कंडक्टर है। इन सबको हमने सीरीज में कनेक्ट किया और करंट पास किया। करंट पास करने पर हम क्या देखते हैं कि जो ये मैग्नेटिक नीडल है इस वायर के नियर प्लेस है, तो नियर है तो ये इसमें क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो होता है। यदि हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करें तो रिवर्स करने पर भी क्या होता है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो होता है। करंट को इंक्रीज करें डिक्रीज करें उसकी स्ट्रेंथ से भी डिफ्लेक्शन पे फर्क पड़ता है। ये क्या था हमारे पास, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था। फिर इसमें क्या किया, यदि हम की को ओपन करते हैं, करंट पास नहीं होगा, ओपन कर दिया तो ये निडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जब वायर के अंदर करंट पास होता है, फ्लो होता है, तो जो हमारे पास इसके सराउंडिंग जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। और भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था 10th क्लास में, क्या लिया था, एक बोर्ड लिया था, वुडन बोर्ड था, उस पर क्या किया था, आयरन फिलिंग्स, आयरन की कुछ जो बारीक बारीक टुकड़े थे उस पर बोर्ड पर फैला दिए थे, और उसके बीच में एक होल कर दिया था। उस होल में से एक वायर को पास किया, वायर को पास करने के बाद फिर उसको करंट पास करने पर जो आयरन फिलिंग्स थी उसके चारों तरफ, वायर के चारों तरफ, जो किसके ऊपर थी, बोर्ड के ऊपर, उन्होंने एक शेप ले लेती हैं, सर्कुलर शेप। किस तरह की शेप ले लेती है, जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। उससे क्या पता चलता है कि उस वायर की जो सराउंडिंग एरिया है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। क्लियर, ये था हमारे पास ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। एक चीज और है इसमें हमारे पास कि ये हो गया मूविंग पार्टिकल्स का और मैग्नेट का। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारे पास, इट इज द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो ऐसा सराउंडिंग एरिया जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, हम बी से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास, इसकी यूनिट होगी टेस्ला। क्या होगी, यूनिट टेस्ला। और होगी इसकी यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये यूनिट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना आप लर्न कीजिए। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इसमें एक चीज और है, इसमें यदि हमारे पास करंट पास हो रहा है एक वायर के अंदर और इसके पास में हम एक रेस्ट चार्ज रख देते हैं तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है आपकी ओनली मूविंग चार्जेस पे लगेगी।
यदि इसी में ही मैं इस चार्ज को थोड़ा सा वेलोसिटी दे देती हूँ, कुछ मोशन दे कर दिया इसका, तो ये क्या होगा कि सीधा ना जाकर ये इधर साइड क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कब डिफ्लेक्ट होगा, जब चार्ज आपका मोशन में होगा, राइट। तो आपको एक चीज मैन याद रखनी है कि जो हमारे पास चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मोशन और रेस्ट चार्ज दोनों में लगती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ओनली आपके मूविंग चार्ज पर लगती है, राइट। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बायोट सेवर्ट लॉ। हाँ जी, बायोट सेवर्ट लॉ से पहले हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन है। ओर्स्टेड की डायरेक्शन रह गई हमारे पास एम्पियर स्विमिंग रूल से डायरेक्शन ली गई थी इसकी। ओर्स्टेड ने जो किया था करंट का बताया था, लेकिन डायरेक्शन का नहीं बताया। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, यदि करंट की डायरेक्शन आपकी इस तरह से A to B जाती है, ओके, वैसे मैंने बता दिया तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, अपोजिट साइड होगा। A to B है तो पर्सन भी क्या करेगा, इस तरह से, पर्सन क्या करेगा, इस तरह से स्विमिंग करेगा। पैर उसके पीछे की तरफ रहेंगे, सर उसका आगे की तरफ रहेगा। तो जो करंट होगा उसके यहाँ लेग से, फिट से एंटर करेगा और यहाँ से निकलेगा। तो जो डिफ्लेक्शन होगा उसका फेस का, वो टुवर्ड्स किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, राइट। क्लियर, यही क्या है उसका स्विमिंग रूल। अब है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसी टॉपिक पे अब आपके बहुत सारे टॉपिक्स चलेंगे, एप्लीकेशंस चलेंगी। टॉपिक है आपका बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ, बायोट सेवर्ट्स लॉ, ये बायोट और सेवर्ट टू साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिए। तो इन्होंने क्या कहा था, ये जो लॉ है ये ओनली एप्लीकेबल है स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए, ओके। स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल चार्ज, जो स्मॉल पूरी एक लेंथ होती थी, पूरी लेंथ में हम थोड़ा सा पार्ट लेते थे कि भाई इस थोड़े से पार्ट पे हमारे पास चार्ज है, ऐसे ही हमारे पास पूरी लेंथ होगी, उस लेंथ पर छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, उस कंसीडर करने पर तब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा था कि इनके पास एक वायर थी, XY एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है I, और इस वायर का छोटा सा पार्ट लिया इन्होंने DL, तो DL को साथ में लिया I के साथ, तो ये पूरा IDL आपका करंट एलिमेंट बना, ओके। अब यहाँ पर इस वायर की हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस P पॉइंट पर, तो यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ये हो गया हमारे पास R, और ये एंगल बन गया थीटा, ओके, ये हो गया एंगल थीटा। अब जो बायोट सेवर्ट लॉ है, उन्होंने कहा था कि जो dB होगा वो इक्वल होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन में R क्यूब, इसके इक्वल होगा। ये आपके पास क्या है, वेक्टर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। ये चीजें कुछ बुक्स में इस तरह से लिखी हुई है कि जो हमारे पास dB है, मैग्नेटिक फील्ड है dB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट IDL, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन टर्म्स को कंबाइन करके फॉर्मूला बनाया dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये I लिख लिया है हमने, तो यहाँ पर हम I नहीं लिखेंगे, लेंथ लिख देंगे, तो याद आएगा IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया है तो रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, जैसे हमारे पास कूलम्ब फोर्स में आया था, तो वहां पे हमने क्या लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर भी हमें यूज करना पड़ेगा dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर, ओके।
ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। अब देखो, अब मैं इस फॉर्मूले को स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर फॉर्म में लेना चाहती हूँ, तो क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल डॉट प्रोडक्ट है, ओपन होगा, क्या आएगा साथ में, साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा एक से, ये मिलेगा मेरे को म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। देखो ये दोनों फॉर्मूलेज हमारे पास सेम आए हैं, ये वाले, ये आपकी वेक्टर फॉर्म और ये हम बोलेंगे इसको स्केलर फॉर्म। सारे जो एप्लीकेशन है हम स्केलर फॉर्म से ही यूज करते हैं, स्केलर फॉर्म को, क्योंकि इससे इजीली निकल जाते हैं। ओके, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। ये आपको पता है, जब ये हम वेक्टर में लिखेंगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर हम क्या लेंगे, आर वेक्टर, और आर वेक्टर को ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि आर वेक्टर अपॉन में, यूनिट वेक्टर को फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर। क्लियर है। अब बात आती है कि मैम ये क्या है, ये तो हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन आप समझ रहे होंगे वहां पे हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे भी होगी, हाँ सीधी बात है होगी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके इक्वल होगा, 10 की पावर -7 के इक्वल होगा। यूनिट होगी इसकी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, अब आप कहोगे कि म्यू नॉट क्या है आपके पास, म्यू नॉट क्या है आपके पास, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये किसके लिए आएगी हमारे पास, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम और एयर के लिए। जैसे वहां पर इफेक्ट होता था, जैसे वहां पर इफेक्ट होता था हमारे पास कि जो हमारे पास एप्सिलॉन नोट आती थी, उस एप्सिलॉन नोट से क्या होती थी हमारे पास कि जो फील्ड है, फोर्स है, वो इफेक्ट करती थी। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर जो ये परमेबिलिटी है, इस परमेबिलिटी से यहाँ पे भी क्या होगा, मीडियम का इफेक्ट पड़ेगा। ओके, पहले हम ये किसके लिए ले रहे हैं, ये ध्यान रखो, फ्री स्पेस के लिए या फिर वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक फॉर्मूला और बता देती हूँ, जो हम वहां पर क्या लेते थे, रिलेटिव लेते थे, फोर्स के साथ लेते थे कि एक बार हमने 2 चार्जेस को मीडियम में रखा, एक बार एयर में रखा, और फिर वहां से हम क्या निकालते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते थे के, या फिर हमारे पास क्या आता था, रिलेटिव परमेबिलिटी आती थी एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे भी क्या होगी आपके पास, म्यू आर होगी, और म्यू आर किसके इक्वल होगी, म्यू अपॉन में म्यू नॉट के इक्वल होगा। ओके, ये हो गया आपके पास टॉपिक बायोट शेवर्ट्स लॉ। ओके, ये ध्यान रखना है, स्मॉल करंट एलिमेंट्स के लिए होगा। ये यहाँ तक आपका टॉपिक हो गया फिनिश। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।